गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठ। थैंक यू। बिना नाम बताए हुए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। सर मैंने क्लास 10 डीपीएस कोरबा से की है, फिर क्लास 12 मैंने प्रगति पब्लिक स्कूल कोटा से किया, फिर मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से किया। सर मेरे हॉबीज हैं कैलिस्थेनिक्स और लॉन टेनिस देखना। जो आपकी हॉबी आपने बताई क्या होती है ये? सर कैलिस्थेनिक्स एक फॉर्म ऑफ वर्कआउट है जो कि हम बिना इक्विपमेंट, बिना जिम इक्विपमेंट में सिर्फ अपने बॉडी वेट के थ्रू वर्कआउट करते हैं। तो ये आपकी हॉबी कैसे हो गई? सर क्योंकि मुझे थोड़ा जब मैं कॉलेज और स्कूल में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था, बट उसके बाद सर क्रिकेट खेलना छूट गया, तो मुझे फिटनेस के लिए कुछ करना था और जिम जाने में बहुत वक्त लगता है सर, तो इसीलिए ये जो वर्कआउट है ये घर पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, तो ये आसान है और कभी भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने इसको कर। इसमें है वो बॉडी में है वो किस तरीके का कुछ सुधार होता है इससे? यस सर ये आपकी पूरी फुल बॉडी का वर्कआउट हो जाता है। इसमें एक्सरसाइजेज जैसे कि पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स, प्लैंक, ये सब होता है, तो इसमें आपके मसल मास भी हो सकता है, आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस सब बढ़ जाता है। तो ये तो हमने नाम ही नहीं सुना था, आपसे ही सुना है इस तरह का नाम तो है। सर ये इसका मतलब नॉर्मल भाषा में लोग इसको फ्री वर्कआउट भी बोल देते हैं, जो कि पार्क वगैरह में भी कई बार ऐसे लोग करते रहते हैं, बट ये थोड़ा सा उसका टेक्निकल नाम नहीं है। ये फ्री जिम है वो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए है वो लगाई जा रही है पार्क वगैरह में? यस सर वो भी इसी फॉर्म ऑफ, इसका ही एक और फॉर्म है वो भी। आप छत्तीसगढ़ से हैं? यस। तो राजस्थान में क्यों आना चाहते हैं? सर एक तो जब मैं क्लास 12 के लिए यहाँ पे आया था तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी थी उस टाइम मुझे, और सर डिफरेंट स्टेट्स के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देते हुए राजस्थान भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है सर। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत निकलती हैं और इस जगह में डेवलपमेंटल का स्कोप भी बहुत ज्यादा है, और ये जगह बहुत ही शांत है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो काम करने के लिए बहुत ही सुलभ जगह है। तो कुछ स्टेट्स ने है वो अपनी सर्विसेज के लिए अपने ही राज्य को है वो प्रेफरेंस कर दिया हुआ है, राजस्थान ने तो ऐसा नहीं कर रखा है जो वैसे अभी तक। सर कुछ स्टेट्स ने किया है, बट उन्होंने भी क्लास 3 और क्लास 4 सर्विसेज के लिए किया है। बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सर्विसेज हर जगह ही ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पे वहाँ की डोमिसाइल नेसेसरी होती है। अदरवाइज सर सारे स्टेट्स में ग्रुप 1 ग्रुप 2 सर्विसेज तो ओपन होते हैं। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप है वो क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंस है वो देखते हैं? सर सिमिलैरिटीज में तो दोनों स्टेट्स मिनरल रिच स्टेट्स हैं, दोनों में ही रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है, और दोनों ही डेवलपिंग स्टेट्स है, जो कि आने वाले 2047 का जो हमारा विजन है विकसित भारत, ये दोनों ही स्टेट्स बहुत ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है। सर डिफरेंसेस साइज में है, सबसे पहले तो राजस्थान बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ कंपेरेटिवली बहुत छोटा स्टेट है, प्लस सर छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डोमिनेटेड स्टेट है, वहाँ पे फॉरेस्ट परसेंटेज 44% के आसपास है, और प्लस ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स है, तो उसकी अपनी समस्याएं और अपॉर्चुनिटीज अलग है। राजस्थान में अपनी अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे यहाँ का ज्योग्राफिकल लैंडस्केप बहुत अलग है जो कि छत्तीसगढ़ का है। नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो छत्तीसगढ़ में है वो काफी मात्रा में है, और केंद्रीय गृह मंत्री ने है वो एक कहा है कि हम 2026 तक, मार्च 2026 तक नक्सलाइट की प्रॉब्लम है वो खत्म कर देंगे। क्या इस तरह की जो उन्होंने डेडलाइन दी है तो तब तक है वो नक्सलाइट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी? सर काफी हद तक इस पे काम हुआ है, पिछले 1.5-2 सालों में काफी नक्सलाइट्स ने सरेंडर भी किया, काफियों को टेक डाउन भी किया गया, तो पिछले 2 सालों में इसमें मोमेंटम काफी आया है, तो डेफिनेटली हम उस टारगेट को तो अचीव कर लेंगे, बट सर उसका मेन मुद्दा होगा उसको मेंटेन करना, क्योंकि काफी नक्सलाइट्स जो आए हुए हैं जिन्होंने सरेंडर किया उनको हमने रिहेबिलिटेशन प्रॉमिस किया है, तो अगर हम उस रिहेबिलिटेशन करने में हम सक्सेसफुल रहे तो डेफिनेटली सक्सेस को मेंटेन किया जा सकता है और नक्सलिज्म की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है क्या, बेसिक प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम है क्या, क्या डिमांड है उनकी? सर उनकी बेसिक डिमांड है जल, जंगल, जमीन। सो जो भी उनका वो फॉरेस्ट लैंड है वो उस पर अपना फॉरेस्ट राइट्स चाहते हैं और अपनी तरह से एक स्वायत्त शासन चाहते हैं, जिसमें उनके जो भी ट्राइबल कल्चर हैं और उनके कस्टम्स हैं उसको सरकार डिस्टर्ब ना करे किसी भी तरीके से, और जो भी उसके अंदर मिनरल्स हैं उसमें वो अपना शेयर चाहते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर शेयर दिया जाए इकोनॉमिकली, तो उनको अपना कल्चरल और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन चाहिए।
तो बेसिक वो मुद्दा था। क्या क्या है वो मुख्य रूप से है वो वहाँ पे खनिज आपने बताया कि मिनरल्स है वो रिच है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, तो मिनरल्स है वो कौन कौन से हैं, मुख्य मिनरल्स है वो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पाए जाते हैं? सर मेनली सबसे ज्यादा वहाँ कोल और आयरन ओर पाया जाता है। इसके अलावा हाल फिलहाल में ही वहाँ लिथियम के भंडार भी मिले हैं, जो कि कटघोरा माइंस में मिले हैं। बट मोस्टली वहाँ एक्सपोर्ट जो होता है वहां से वो आयरन ओर होता है थ्रू विशाखापट्टनम, और कोयला का तो वो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सर। तो आप मुझे बताइए कि आपके छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्कीम जिसको कि आप यदि राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे कि वो वहाँ छत्तीसगढ़ में है वो बहुत अच्छा इस स्कीम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत अच्छा काम हो रहा है, इस तरह की स्कीम है वो राजस्थान में भी हो चलाई जानी चाहिए, ऐसी कोई स्कीम है? हाल फिलहाल में तो सर दोनों जगह लगभग सेम ही स्कीम्स चलती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नेंस अभी सेम है दोनों जगह का। और इससे पहले नहीं, इससे पहले तो वो बहुत डिफरेंट था, है वहां पे वो लगातार है वो दूसरी पार्टी हो सत्ता में थी, तो उनकी कुछ स्कीम्स है जो सर उन्होंने बेसिकली उन्होंने भी एक स्लोगन लेके काम किया, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, जिसका ये मतलब था कि हम नया छत्तीसगढ़ क्रिएट करेंगे। उसके थ्रू उन्होंने नए सिटीज बनाने की कोशिश की, और जो कि मॉडर्न प्लान सिटीज है जैसे कि नया रायपुर, तो वैसा ही कुछ हम स्ट्रक्चर जयपुर में भी क्रिएट कर सकते हैं जैसा नया रायपुर क्रिएट किया गया। उसको एक स्मार्ट सिटी के बेस पे जहाँ पे ट्रैफिक प्रॉब्लम्स और ये सारी डिजिटाइज्ड होती हैं, और वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो सब अंडरग्राउंड कनेक्शन है। तो बेसिकली जो भी हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है उसके बेसिस पे वो पूरा शहर बसाया गया, और उसको उन्होंने अपना नया कैपिटल बना दिया। रायपुर और जयपुर में है कोई कल्चरल जो है कोई डिफरेंस मानते हैं या कोई सिमिलरिटीज देखते हैं आप? सर कल्चरल कल्चरली तो जयपुर क्योंकि काफी हिस्टोरिकली इनका अपना कल्चर रहा और काफी हिस्टोरिकली रिच कल्चर रहा है। सर रायपुर बेसिकली एक कॉन्ग्लोमरेशन है, वहाँ पे बाहर से लोग बहुत आए, और इंडस्ट्रीज के चलते वहाँ पे बाहर से लोग आए और उन्होंने एक टाउनशिप जैसा क्रिएट किया है। पर जयपुर सर हमेशा से हिस्टोरिकली यहाँ पे कल्चरली रिच रहा, तो यहाँ के जो नेटिव पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि रायपुर में बाहर से लोग आए हुए हैं, तो उनका एक क्यूमुलेटिव कल्चर है जो कि अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वो एक तरीके। तो आप हमें ये बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो हम आपका सिलेक्शन यहाँ क्यों करें? सर क्योंकि जो भी सिविल सर्वेंट्स के लिए बेसिक क्वालिटीज होती है वो मैं अपने अंदर पाता हूँ। हाँ बताएं कौन कौन सी स्पेशल क्वालिटीज हैं जो आप में हैं, जिससे कि हमें जो आप नहीं चाहते हुए हम बाध्य हों कि आपका सिलेक्शन किया जाए। सर एक सिविल सर्वेंट में सबसे बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एम्पैथेटिक होना चाहिए सामने वाले की प्रॉब्लम सुनने के लिए, उसका एक लॉजिकल सॉल्यूशन उसको देना आना चाहिए, और सर उसमें परसिवियरेंस और पेशेंस होना चाहिए चीजों को सॉल्व करने के लिए, और लोगों को साथ में लेके चलने के लिए एक टॉलरेंस की भावना होनी चाहिए कि सारे जितने भी लोग हैं हर समाज के हर वर्ग के उन सबको एक साथ लेके चलने की। तो ये सारी क्वालिटीज मैं अपने अंदर पाता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ सर्विस करना चाहता हूँ। आपने है वो यूपीएससी क्यों नहीं चूज किया? सर मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे, तो मैं कुछ हायर स्टेजेस तक भी पहुंचा, पर फिर मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, तो फिर मैं मल्टीपल स्टेट्स के एग्जाम्स दे रहा हूँ। आप अपने स्टेट के नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स में दे रहे हैं, दूसरी स्टेट्स का दे रहे हैं, अपनी स्टेट का नहीं दे रहे हैं जो आप? सर मैंने दिया था अपने स्टेट का भी, वहां भी मेरा इंटरव्यू कॉल आया था 2024 में। तो यहाँ सिलेक्शन कर दे, फिर आपका सिलेक्शन अपने होम स्टेट में हो जाए तो वहाँ छोड़ के चले जाएंगे आप? नहीं सर, क्योंकि अब मैं काफी टाइम से इस फील्ड में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरी जहाँ भी जॉब लगे वहां पे फिर मैं स्टेबल होकर अपना करियर वहां आगे प्रोग्रेस करना चाहूंगा। ठीक है सर। तो ये बताएं आप मुझे, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेन प्लेसेस हैं जिसको भारत में एक स्पेसिफिसिटी देते हैं, यानी विशिष्ट स्थान में? सर सबसे पहले तो वहाँ जो साउथ छत्तीसगढ़ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंसली फॉरेस्टली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो आज हमारे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। सेकंड वहाँ पे जो कोल माइंस है जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो एशिया की सबसे लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइंस में से एक है, दिपका माइंस। ओके, तो वो वहाँ पे वो भी एक उसका मानचित्र पे आती है। तीसरा सर अंबिकापुर रीजन में मैन पार्ट है, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो तिब्बत से लोग आए थे उन्हें बसाया गया है, तो वो एक बुद्धिस्ट प्लेस। कोरबा का तो आपने मुझे इम्पोर्टेंस बताया, भिलाई भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के मैप में इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, क्या है वो वजह? सर भिलाई स्टील प्लांट है। वेरी गुड। जो कि 19 क्या वजह है कि ये स्टील प्लांट भिलाई, जमशेदपुर
इधर जमशेदपुर की तरफ, भिलाई की तरफ, राउरकेला, इन्हीं स्थानों पर कॉन्सेंट्रेटेड हुए। वो वजह रीजन मुझे बताएं विद कॉन्क्रीट लॉजिक। सर इसका बेसिक रीजन तो ये है कि वहाँ पे उनके रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे जो कि आयरन और माइंस है। जैसे भिलाई में कारण ये है कि दलिया राजरा है, वहाँ पे आयरन और माइंस बहुत ज्यादा है, तो वहाँ से आयरन और उनका जो बेसिक रॉ मटेरियल वो आ जाता है। प्लस सर ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उस पे ये सारे सिटीज लाई करते हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई। दिल्ली मुंबई या कोलकाता मुंबई? सॉरी सर, कोलकाता मुंबई हम रिलीज करते हैं, कोलकाता मुंबई जो लाइन है। ओके, छत्तीसगढ़ का एक राज्य के तौर पे गठन कब हुआ, किस राज्य से हुआ और किन कारणों की वजह से हुआ? सर छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन सन 2000 में हुआ। ये एमपी से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ सर। और इस राज्य का गठन की भागीदारी 1956 से ही चल रही थी, इसकी डिमांड, क्योंकि कल्चरली ये रीजन मध्य प्रदेश से थोड़ा सा अलग था। प्लस सर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल थी, जो कि इनफैक्ट रायपुर से भी बहुत दूर है, 600-700 किलोमीटर दूर थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने बड़े राज्य को गवर्न करना बहुत मुश्किल था। क्या कहते हैं इसको? इसे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए थे क्लार्क्स, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि नए राज्यों के निर्माण के लिए, वो थ्योरी होती है इफेक्टिव सर्कुलेशन थ्योरी, कि सेंटर से किसी भी चीज के आगे तक जाने की इफेक्टिव सर्कुलेशन में कितने डिस्टेंस में कर सकता हूँ, बस वहीं तक के लिए राज्य का वो निर्माण हो की डिस्टेंस होनी चाहिए। सर एक्चुअली विद डिसेंट्रलाइजेशन इस चीज को तो थोड़ा सा हमने टैकल कर लिया। एनीवे, कर्क रेखा और आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन का कुछ स्पेसिफिक रिलेशन है छत्तीसगढ़ से, वो क्या है? सर ये दोनों लाइन इंडिया में एक ही जगह मीट करती है, वो है छत्तीसगढ़। कौन सी जगह का नाम, स्थान का नाम, जिले का नाम बताएं मुझे। सर सूरजगढ़, आई थिंक वहाँ पे एक सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो मिलती है। वहाँ सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है या स्थान है? सर अभी डिस्ट्रिक्ट है। आर यू श्योर? सर आई थिंक सो। और जगह का नाम क्या है? जगह का नाम ऐसा मुझे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं? तो भाई आईसी इंजन क्या होता है? सर इंटरनल कंबशन इंजन होता है। व्हाई इंटरनल कंबशन इंजन? क्या एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होता है क्या? सर एक्सटर्नल तो नहीं, बट जेट इंजन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो जो अपना एयर ड्रॉ करते हैं वो जो कहते हैं इनको जेट इंजन। सर क्योंकि वो एयर जो ड्रॉ करते हैं वो बाहर से। सर जेट क्यों? द पॉइंट इज व्हाई जेट। बट ओके, स्क्रैम जेट भी होता है, रैम जेट भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेट, रैम जेट एंड स्क्रैम जेट? एंड इंडिया के एक मिसाइल के अंदर हम स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और बड़ी पॉपुलर भी चल रही है इन दिनों। बताएं आप, क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर। आई एम सॉरी, कार्बोरेटर की फंक्शनिंग क्या होती है? अच्छा, लंबा समय हो गया, इसलिए आपसे लंबा समय मुझे हो गया। आपका 2016 में पास आउट है, मेरा 2013 का पास आउट है। आई शुड हैव रिवाइज्ड दैट। ओके ठीक है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस बता सकते हैं? यस सर, फोर स्ट्रोक इंजन में 4 उसके वो स्ट्रोक्स होते हैं। जिस सबसे पहला होता है कि वो एयर को सक करता है, फिर उसमें उसका वो होता है, उसका प्रेशर कंप्रेशन होता है, उसके बाद उसका एग्जॉस्ट होता है, स्पार्क होता है, और फिर एग्जॉस्ट होता है। ये होता है फोर स्ट्रोक इंजन। सर टू स्ट्रोक में दो ही। एक मैकेनिकल इंजीनियर इस तरीके की बातें करेगा फोर स्ट्रोक में? बस सर वो थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है वो टू स्ट्रोक। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एचएमटी? Sir, HMT is a breed of rice. HMT No. rice. In engineering, what is HMT? HMT, heat and mass transfer. Good. What are the mode of heat transfer? So 3 modes primarily are there of heat transfer. Elaborate it. Sir, conduction is through the molecules vibrating at a place. Convection is through the transfer from one place to another. You can answer in Hindi also. Okay. No problem. Sir, convection is through movement of molecules from one place to another, and radiation is through no medium is required in radiation. It is directly heat transfer through between two bodies of different. Okay. Give the example of all these three. So conduction happens when we are boiling something in a pan, and if we touch it, and then we feel the heat, that is through conduction. Because okay, and what is the classical example of convection? Convection,
Sir, the in kitchen we use micro ovens, so that those works on convection. What do you understand by Chitrakoot waterfall? So Chitrakoot waterfall is one of the widest waterfalls in India. It is known as Niagara of India. Where Niagara waterfall located? Niagara waterfall is located in United States of America, Yes. in between two lakes. Yes. What are that? I'm sorry, sir, that I can't recall. कोशिश करो. Z5 में से कोई सी तो होगी. हाँ. Yes, sir. But if I have to guess, I will get Erie or Ontario? you. Okay. Now, नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है. क्या है नक्सलवाद? क्यों नाम देते हैं इसको नक्सलवाद? क्यों शुरू हुआ? तत्समय क्या कारण थे और वर्तमान में क्या कारण रहा? और क्या अभी भी नक्सलवाद भारत में मौजूद है? बताएं. सवाल समझ पाए पूरा? सर, नक्सलवाद चालू उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नक्सलबारी रीजन ऑफ बंगाल से चालू हुआ. गुड. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर, उस समय क्योंकि कुछ इंटरनेशनल वो थे, क्योंकि वो लोग मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने अपने लैंड राइट्स के लिए फाइट. कौन थे वो कुछ? सर, लेफ्टिस्ट पार्टीज जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. पर्सन कौन थे? व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्संस? that I चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जसदल संथाल. yes. Okay. So they What was the main cause? sir, what was it? What was the main cause behind this? Sir, it was basically to get their rights on the land and to fight. Exactly right. Sir, to fight. जमींदारी का कोई इशू था? Yes, sir, Zamindari Abolition Act was passed. Okay. तो कैसे नहीं लगता कि 3 लोग अगर भारत में नक्सलवाद पैदा कर सकते हैं तो 300 लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं. और वर्तमान में ऐसी समस्याएं बहुत सारी जगह भारत में देखी जाती है. तो क्या हम कितने नक्सलवाद पैदा करेंगे भाई? सर, इट इज नॉट दैट कि वो 3 लोगों ने ही वैसे उतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर दिया, बिकॉज क्योंकि वो बहुत कॉमन मासेस के से रिलेटेड था, बहुत लोग उससे अफेक्टेड थे, इसलिए वो आइडियोलॉजी उनके साथ रिलेट कर गई. What is this लाल सलाम? सर, लाल सलाम इज अ स्लोगन यूज्ड बाय वो नक्सलीज यूज करते हैं. What is Salva Judum? Salva Judum was a movement against to eliminate Naxals started by Chhattisgarh government. What was the controversy behind this? So the controversy was that there were some illegal killings happening on the name of eliminating Naxals because they were not able to identify between Naxals and villagers. So Common mass maybe become as rebellion yes. by the Salva Judum process. This is the main cause. So they can, but we cannot eliminate them just on basis on suspicion. So Okay. My opinion is this: calisthenics is the fancy name of yoga and asana. Is it? So no, so there's a big difference in that. So yoga and asana is based on our breathing systems and flexible movements. But asana are also that kind of calisthenic. Sir, yes, that can be classified as because there is no equipment required and body weight training. So why are you using this fancy style names? So because that is quite different from yoga. For impressing us? No, sir. Because that is quite different from yoga. There are different. What is the difference between asana and calisthenics? So the basic difference is the type of exercises involved in calisthenics. Pull up, For example? Sir, pull up, push up, planks. These are not involved in asanas. Asanas are mostly for flexibility and getting our breathings right. Okay. Swami Vivekananda. Yes. Ramakrishna Mission. What was the purpose behind this to establishment of Ramakrishna Mission? So the purpose was to serve humanity, and Swami Vivekananda was inspired to serve the human cause, and he wanted us to believe in this maxim that service to mankind is service to God. So he started this. Why Vivekananda and Ramakrishna Mission or Mr. Ramakrishna Paramhans believed in this concept, Nar Seva equal to Narayan Seva? So because, what is the philosophy behind this? I just want to know the core philosophy. So because at that time the religion were becoming superstitious and there was idol worship and so they wanted to purify our religion and make it more human-centered so that we could know what was the core philosophy. This is the implication of that core philosophy. Hint do? Yes. Shankara philosophy. Adi Shankaracharya. Yeah. Aham Brahmasmi. They believe that Brahma lies
so that every person has Every the person. essence of God. Sir, please. राजस्थान की पीस पसंद है आपको Yes, sir. और चैलेंजेस? So challenges तो हर जगह हैं, तो यहाँ भी कुछ कुछ challenges हैं. चैलेंजेस पसंद है या नहीं है? So challenges definitely पसंद है तो क्योंकि ये तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिलेंगे. सर डिफरेंट challenges होती है हर जगह की, वहाँ की डिफरेंट है, यहाँ की different. चैलेंजेस ज्यादा कहाँ है आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट के को लेकर? चैलेंजेस राजस्थान में ज्यादा है या छत्तीसगढ़ में ज्यादा है? सर दोनों के अलग अलग challenges, अब क्वांटिफाई challenges को करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तक जो छत्तीसगढ़ की चैलेंज थी उस पर काफी काम हुआ. नक्सलिज्म वहाँ की सबसे बेसिक चैलेंज था. तो वो ही तो एक मेजर चैलेंज है सर वो मेजर, डेवलपमेंट में. राजस्थान में तो ऐसा चैलेंज नहीं है. सर राजस्थान में डिफरेंट चैलेंज है क्योंकि यहाँ की लैंडस्केप बहुत वाइड है, प्लस यहाँ पे चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट वो बहुत ज्यादा है, प्लस यहाँ पे अभी तक बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है. तो उसको हमें, क्योंकि इतने बड़े एरिया में हमें डेवलपमेंट करना है, प्लस क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत फैली हुई है और हर एरिया तो बर्थडे में क्या है, कल को इंडियन गवर्नमेंट इसके 4 टुकड़े कर दे तो अपने आप छोटा हो जाएगा, फिर आप वापस जाओगे कि चैलेंज छोटा हो गया. जी सर. सर सबसे पहली चीज ऐसे 4 टुकड़े करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ की भी एक यूनिटी है, लोग यहाँ पे यूनाइटेड है अपने स्टेट. मुश्किल तो क्या है, एमपी के कर दिए तो इनके करने में क्या जा रहा है? सर एमपी और का, राजस्थान में तो ऐसा कुछ है भी नहीं. यहाँ तो वैसे ही आप बोल रहे हो पीस है और पीसफुली हो भी जाएगा. सर लोग अपने स्टेट और उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो सर ऐसे किसी भी स्टेट के टुकड़े नहीं किए जाते. स्लोगन है आपके तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, फिर राजस्थान में क्या मतलब है? सर छत्तीसगढ़िया सर वो लोग वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको डेफिनेटली अपने स्टेट से लगाव होता है. ये हर जगह के रीजनलिज्म फैक्टर्स हर जगह अलग अलग होते हैं. इकोनॉमी में एक टर्म सुनी होगी आपने, रिसोर्स कर्ज. पढ़ा है कभी ये? सर रिसोर्स कर्ज, हाँ. ये सर ये बेसिकली यूज होता है अफ्रीकन कंट्रीज के लिए क्योंकि वहाँ पे सर बहुत ज्यादा नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में भी ये टर्म यूज की गई थी, स्पेशली झारखंड, छत्तीसगढ़ और इन सब स्टेट्स के लिए. क्यों की गई थी, समझ में आ रहा है कुछ? सर क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज होने के बावजूद ये स्टेट्स काफी बैकवर्ड रह गए. इनमें बाकी डेवलपमेंटल जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं वो उतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाए अभी तक. हाँ, तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि एक तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज का फायदा था वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर, वो उसका हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो काम नहीं कर पाए हम वो रिसोर्सेज को डेवलप करने के. प्लस सर उससे एनवायरमेंटल जो नुकसान हुआ हम उसको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए वहाँ के लोगों को, तो उसकी वजह से वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स थे वो कम रह गए. और प्लस इसी वजह से छत्तीसगढ़ में तो नक्सलिज्म का एक इम्पैक्ट रहा वहाँ के लो डेवलपमेंट में इतने सालों तक. तो ओके. यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट दिए आपने? सर मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए. 6 अटेम्प्ट दिए. कहाँ तक पहुंचे हो आप? सर मैंने मेंस दिया था एक बार. अच्छा. और छत्तीसगढ़ पीसीएस में? सर वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया है 2024 में. प्लस सर अभी मैंने यूपीएससी का ईपीएफओ का जो हुआ था लास्ट टाइम 2023 में, वहाँ भी इंटरव्यू दिया. और उत्तर प्रदेश रिजल्ट आ गए सबके? ये सर रिजल्ट आ चुके. ओके, ठीक है. मैकेनिकल आपका हो रहा है सब्जेक्ट. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मैकेनिकल किस तरीके से हेल्प कर सकता है? सर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली आईटी पे बेस्ड है, तो इसमें मैकेनिकल का ये रोल हो सकता है कि जो भी हमारे पावर प्लांट्स है और जो भी मैकेनाइजेशन है जैसे कि ऑटोमोबाइल में, तो इसमें अगर हम आईटी सेक्टर का यूज कर लें तो ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है और उनमें फैसिलिटीज बढ़ सकती है. प्लस जो भी पावर प्लांट्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है जिससे कि एनवायरमेंटल नुकसान कम होगा, तो इसके थ्रू. ओके. हीट इंजन और हीट पंप में क्या डिफरेंस है? हीट इंजन और हीट पंप. हीट इंजन बेसिकली पावर जनरेट करता है और हीट पंप यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स में जिसमें कि हीट को हम सक करके कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं. कास्टिंग और वेल्डिंग में? सॉरी सर. लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? लीन मैन्युफैक्चरिंग, सर लीन मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट इफ यू अलाउ मी सर मैं गेस कर सकता हूँ. सर लीन मैन्युफैक्चरिंग में हम जो भी इनपुट्स यूज करते हैं
उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं हम्म। ताकि हम आउटपुट मैक्सिमाइज कर पाए। गुड सर। G7 की जगह है वो नया ग्रुप बन रहा है, कौन सा ग्रुप बनता है? सर G5 की एक बात कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंट G5 है या C5 है? सर C5 कोर 5 सर कोर 5 सर कोर 5 कोर कौन 5 कौन सी देश हैं मिलकर बना रहे हैं? सर यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना और जापान। तो G7 की जगह है वो इसको क्यों लिया जा रहा है? सर G7 क्योंकि अब वहाँ पे आज के डेट में जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं वो है इंडिया, चाइना, और ये दोनों G7 का पार्ट नहीं थी, इसलिए आज के सिनेरियो को माइंड में रखते हुए ये सभी तरह की इनिशिएटिव है वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ले रहे हैं? सर ऐसा तो क्या कारण है ये? इनकी क्या क्या नीति क्या है, क्या पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की सर कि इनिशिएटिव सभी चीजों में कि मैंने है वो मध्यस्थता की है? इस तरह की जो पॉलिसी है वो डोनाल्ड ट्रंप की है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो सभी चीजों में लीड है वो ही क्यों करना चाहते हैं? सर बेसिकली उनको सबसे बड़ा थ्रेट है जो कि चाइना से है, सो वो इस अपने कंट्री को जो उनकी जो फिलॉसफी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इस वजह से वो वर्ल्ड ऑर्डर में वापस से आज की डेट में वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपोलैरिटी आ रही है, बहुत सारे पोल्स हैं, और क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है वो अपनी वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, तो वो अमेरिका को वापस से यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर था, वो उस तरफ ले जाने के लिए हर जगह अपना हस्तक्षेप करते हैं, और वो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका में ही है वो उनका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है अभी जी। सर ये सर अमेरिका में हमेशा से उनकी जो दो पार्टीज रही हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, उनके बीच हमेशा से ये रहा ही है कि जो भी उनकी अपोजिशन पार्टी आती है वो उसमें विरोध होता है। प्लस सर उनकी जो पॉलिसीज है उनसे कई बार वहाँ के जो नेटिव्स हैं और जो कंपनीज है उनको नुकसान भी होता है, जैसे वीजा पॉलिसीज से उनके इन्वेस्टमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि उनकी श्योरिटी नहीं रहती कि कब वो कौन सी पॉलिसी ले आएंगे। तो ये वीजा पॉलिसी में है वो इतना क्यों है, वीजा को है वो क्यों इतना वो बना रखा है, उन्होंने हवा बना रखा है, जिससे कि उसका एडवर्स इम्पैक्ट वहां की इकोनॉमी में भी पड़ने की पूरी संभावना है। फिर वो एक तरफ तो कहते हैं कि अमेरिका ग्रेट, और फिर है वो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए ही इस तरह के भी है वो कुछ नॉर्म्स है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम H1B वीजा नहीं देंगे, ये इतनी फीस देंगे। तो ये ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो क्यों आते हैं? सर बेसिकली वो इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं अमेरिकन कंट्रीज में, और वो चाहते हैं कि जितनी भी कंपनीज है वो अमेरिका में ही इन्वेस्ट करें अपना जितना भी पैसा हो सकता है। तो इस वजह से वो बाहर के लोग और बाहर से स्किल्ड एम्प्लॉयज को नहीं आने देना चाहते, और अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग और वहां में ही इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। फिर दूसरी पार्टी हम विरोध क्यों करती है उसका? जो उनको भी हमें अमेरिका के हितों को सबसे पहले देखना चाहिए जी। सर उनको ये पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे नहीं चलता, तो कभी न कभी क्योंकि हमें बाकी कंट्री से भी इंपोर्ट कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और बाकी कंट्री से ऐसे आप ट्रेड रोक दीजिएगा तो फिर एट द एंड आपको नुकसान हो जाएगा। अगर सारी कंपनीज एशिया की तरफ स्विच हो गई तो फिर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली कम हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते आप, आपको कहीं ना कहीं से दूसरे रिसोर्सेज और स्किल्ड एम्प्लॉयज लाने ही पड़ेंगे अपनी कंट्री में। अमेरिका ने पीस प्लान दिया था रूस और यूक्रेन युद्ध के विषय, क्या थी पीस प्लान में है वो, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे? सर बेसिकली उनका ये है कि जो कुछ टेरिटरीज हैं यूक्रेन की जो आज के डेट में जहाँ पे रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो यूक्रेन को रशिया को देना पड़ेगा, और यूक्रेन को ये एक ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि वो नाटो का मेंबरशिप कभी नहीं लेगा, तो और यूरोपियन यूनियन जो कि है उनसे उनकी फंडिंग, मिलिट्री फंडिंग को भी उन्होंने स्टॉप करने की बात कही थी। अभी तो रशिया की राष्ट्रपति है वो आगे गए हैं पुतिन, और नेक्स्ट ईयर है वो जेलेंस्की की है वो भारत यात्रा प्रस्तावित है, तो दोनों ही है वो भारत से मित्रता चाहते हैं। तो क्या भारत को है वो इनकी मध्यस्थता करके है वो वहां शांति समझौते में है वो भारत को अपना हाथ नहीं बटाना चाहिए? सर जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था, दिस इज द एरा ऑफ पीस नॉट वॉर, तो इंडिया डेफिनेटली विद पीस स्टैंड करता है, तो इंडिया हमारी कंट्री हमेशा चाहती है कि पीस ही हो, इसीलिए हम दोनों कंट्री से अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए हम पुतिन को भी होस्ट कर रहे हैं और जेलेंस्की को भी होस्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा कि मध्यस्थता मेरी नहीं चल रही है और भारत बीच में आ गया।
फिर भारत से नाराज हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प का। सर इसीलिए हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो मेंटेन करेंगे ही। भले अब वो उनकी नाराजगी अपनी जगह है सर, उनके उसमें जाके हम उनके ब्लॉक में नहीं शामिल हो सकते, तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे। और क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और आज के डेट में हम ग्रोइंग पावर है, तो डेफिनेटली अमेरिका हमारे साथ कुछ अपने रिश्ते रखेगा ही। हमारे बिना उनका भी यहाँ पे, क्योंकि चाइना के अपोजिशन में उनको एशिया में कोई कंट्री चाहिए, तो वो डेफिनेटली इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप रखेंगी, जैसा कि अभी भी हम उनके ट्रेड डेलीगेशन को होस्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो एक तरफ हम उनसे भी अपने संबंध अच्छे रख रहे हैं। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, वापस। थैंक यू सर। प्लीज सर। इसको देख के मैं आइए अमन, बैठो। कैसा लगा हमसे बात करके भी? सर मुझे तो काफी अच्छा लगा सर। सर कुछ कमियां हैं मेरे में। तो आपका सिलेक्शन अभी तक हुआ कैसे नहीं है वो एमबीबीएस छत्तीसगढ़ पीएससी में? क्या कमी महसूस करते हैं क्या आप? कि मतलब खुद का इवोल्यूशन करो एक बार। इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए थे छत्तीसगढ़ में आपको? 100 का होता होगा सर वहाँ 62% दिए थे, मतलब 100 का था तो 62 था उसमें। हाँ तो ठीक है, ठीक है। सर इंटरव्यू में ठीक था, बट वहाँ के मेंस में कम थे, क्योंकि वहाँ का मेन सर बहुत टफ है। ओके। हाँ वहाँ 7 सब्जेक्ट है और बहुत अजीब से सब्जेक्ट है, फिलोसफी भी है और छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा कल्चर आता है, प्लस वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस है सर, इंग्लिश हिंदी छत्तीसगढ़ी, तो काफी डाइवर्स सिलेबस है उसका। समझ गए। वो यूपीएससी वाले के साथ थोड़ी दिक्कत रहती है सर उधर। वो जो छत्तीसगढ़ी है तो वो 35 नंबर इधर उधर। यूपी पीसीएस इजी रहता है। तो यूपी पीसीएस का मैंने पिछला मेंस भी दिया और अभी भी मेरा मेंस है। अच्छा गुड। तो वहाँ भी छत्तीसगढ़ का मेंस अभी है सर यूपी का, यूपी का, और पिछला वाला मेंस दिया, उसका रिजल्ट आ गया नहीं आना है सर, पेंडिंग। तो हमें तो आपके इंटरव्यू में है वो किसी रूप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आपके रिटन में कितने मार्क्स हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। ये पहला ही अटेम्प्ट आपका यहाँ का? नहीं सर, मैंने 2023 का भी मेंस लिखा था। मेंस दिया था? कितने नंबर आए उसमें मेंस में? 242 थे सर। 20 नंबर से रहे। तो आपकी बार अच्छे हुए पेपर? हाँ सर, पिछली बार से तो काफी अच्छे हुए, स्पेशली लैंग्वेज पेपर में काफी इंप्रूवमेंट है। पीछे भी पहले भी दिया था क्या आरएस का? सर 2023 का बताया 23 मेंस दिया था ना? कितने मार्क्स? 242 बताया ना, 20 नंबर कम रहे, उसकी भी चर्चा चलती थी। बताएं। देखिए कुल मिला के मैं बात करूं तो 2 सवालों का आप और बेहतर तरीके से तैयार कर ले जवाब, और आपसे 100% होगा कि आप तो राजस्थान से बाहर के हैं तो आपका क्यों चेंज करें, ये वहीं छत्तीसगढ़ में कोशिश कर लो यार। और मान लो वो कन्विंस कर दिए तो सर ने दूसरे सवाल में आपको फ्री कर दिया कि भाई फिर तो छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट होंगे, यहाँ छोड़ के चले जाओगे, यहाँ ट्रेनिंग का हम खर्चा करेंगे और पूरा हो गया। तो इन दोनों सवालों का आपको कन्विंसिंग जवाब तैयार करना पड़ेगा। कुछ एक पॉइंटर्स मैंने दिए जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहली बात, आप हमेशा कोर पॉइंट पे बात करें कि सर वैसे तो सिलेक्शन करना साक्षात्कार के आधार पर वो आपका विशेषाधिकार है, परंतु सर मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा एग्जैक्टली ये वर्ड यूज करें। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने क्षेत्रवार से ऊपर उठ करके एक अखंड भारत का निर्माण कैसे हो सके उसके लिए मेरा मंतव्य भी रहा, और यही वजह रही कि हालांकि मूलभूत कारण तो आजीविका के साधन को प्राप्त करना है, परंतु फिर भी भावनात्मक रूप से भी मैं क्षेत्रवाद की तुलना में अखंड भारत के निर्माण को प्राथमिकता देता हूँ। अगली बात सर, हम कब उस बारे में सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों के लिए नहीं, भारत भारतीयों के लिए हो। ठीक, चौथी बात आप जो कहेंगे कि ऐसा करके सर हम भारत के लोग शब्द लिखा हुआ है उसको साकारित कर पाएंगे। ठीक है, अगली बात कि जो था इसके अतिरिक्त सर एक सिविल सेवक के जो बुनियादी मूल्य होने चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि अपने साक्षात्कार के दौरान भी मैं उसे साबित कर सकूं, वो मुझ में मौजूद है। इतने में पूछ लेंगे वो क्या है, तो वो अपने वनोलन कमेटी के और ये सारी यादें, सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, भेदभाव रहितता, कमजोर वर्गों के प्रति सेवा भाव, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, ये गुण मेरे अंदर है। इतने वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला सवाल आपसे 100% आएगा तीनों में से किसी का, कि मान लो हमने तो आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए, आपने बहुत महानता की बातें भी कर दी और फिर आप छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट हो गए, तो आप यहाँ से छोड़कर चली गई। समझे बात को?
तो इसका भी आपको कन्विंसिंग आंसर तैयार, क्योंकि मुझे जो लगता है वो आप ये 2-3 सवालों में फंसेंगे, है ना, और ढंग से फंसाते हैं सर वो, ढंग से। अगर उनको कहीं पे हिंट लग जाए, आपने 2016 में कर लिया अभी आप, और 2025 चल रही, 9 साल में है जो आपने 9 वर्ष लग गए, आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाए? सर कभी कभी चयनित होना सिर्फ और सिर्फ मेहनत का ही प्रतिफल नहीं होता, जिसका बारे में ये दुर्भाग्य तो कालिदास और प्लेटो के भी रहे, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स जब एक साथ एसोसिएटेड होते हैं तो चयन होता है। हो सकता है कुछ कमियां मुझ में भी रही हो, उन्हीं को सुधार करते करते थोड़ा मुझे समय ज्यादा लग गया, ये मैं भी मानता हूँ, और आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूं, और इस बार मुझे उम्मीद है मेरा चयन हो जाएगा। और सर ये मेरी अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, दृढ़ता को प्रदर्शित भी करता है, और संभवतः मेरा ये अनुभव मेरे प्रशासन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए मुझे मजबूती प्रदान करेगा। आप ये मत बताना अभी कि मैंने यूपी की एग्जाम दे रही। हाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होगी। राजस्थान को क्यों चयन किया? राजस्थान से क्या विशेष लगा हुआ? संडे सर ने जो मैक्सिमम प्रोबेबल आपको वो मतलब ढंग से कहता है वो कॉन्फिडेंस फ्री किया जाना चाहिए, सर करके आ चुके थे। तो एमपी में क्यों नहीं दिया अभी आपने? एमपी में दिया कभी? नहीं सर, एमपी और छत्तीसगढ़ का एग्जाम एक साथ होता है, मतलब वो एक संडे का कोई जरूरी नहीं है सर, मोस्टली वो एक संडे गैप करके होता है। एमपी में पूरा कंटिन्यू चल रहा है सर, कंटिन्यू चल रहा है, बैकलॉग सारा पूरा कर दिया है। हाँ, भी उन्होंने पूरा कर दिया है। मेहरा जी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही है सर, वो लगातार होते हैं तो कभी देने का मौका नहीं मिल पाया। तो इतना लंबा समय लग गया सर। बहुत से लोग रहे हैं ऐसे, मैं अपवाद नहीं हूँ, जिनको समय कई बार ज्यादा लग जाता है, और वो बहुत अच्छे सिविल सेवक भी साबित हुए आने वाले समय में। डॉक्टर समीर शर्मा अपने अंतिम प्रयास में 35 वर्ष की आयु में IAS ऑफिसर बने, पूरे भारत को मुफ्त दवा योजना में। तो कोई 23 वर्ष का सेलेक्ट हो जाए तो इसका पैमाना कतई ये नहीं है कि कोई 33 वर्ष का उतनी योग्यता नहीं रखता हो। एग्जाम्पलीफाई करें, क्लासिकल एग्जाम्पल है डॉक्टर समीर शर्मा। और सर मैंने एक राजस्थान के VRS ऑफिसर के बारे में काफी सुना है, डॉक्टर GL शर्मा, है ना। 45 वर्ष की आयु में सेलेक्ट हुए थे सर वो, और उनके पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो राज्य सरकार में उन्होंने अच्छे काम किए। तो पहले सेलेक्ट होना या बाद में सेलेक्ट होना किसी व्यक्ति की काबिलियत या उसके वास्तव में अच्छे सिविल सेवक होने का आधारभूत गुण नहीं है। बाकी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, इस बार आपको हो जाएगा भाई, होना चाहिए सिलेक्शन, हो जाएगा। और फिर भी अगर आ जाता है तो ये 2-3 सवाल ही होंगे, इनको आप, मैंने आंसर भी लिखकर आपको दिया, होपफुली आप कन्विंसिंग भी होंगे। इसके अलावा और कोई लॉजिकल आंसर हो भी नहीं सकता, है ना। और वो भी मेंशन कर देना इंट्रोडक्शन में, वो भी मेंशन कर देना आप। तो काफी वो चीजें है ना, इधर तो आसन से भी जोड़ लीजिए, है ना। एक डायमेंशन आपको, मतलब होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ हम तीनों के इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत सारे यहाँ इंसाइट्स मिले होंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस, थैंक यू। ड्रेस चेंज करना है ये सर? हाँ सर, वो मैं पूरा सूट पहन के जाऊंगा अभी। कोशिश करना कलर भी कर लो तो। हाँ सर, वो भी करना। थैंक यू सर।